जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल एनाबेसिस द लर्निंग हब में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने से रिलेटेड कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आप अपने फॉर्म फिल करने के प्रोसेस में कोई गलती ना करें। इसमें वो सारे पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, जिससे आपसे कोई गलती ना हो। तो हर पॉइंट के अगेंस्ट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता जाऊँगा। जैसे पॉइंट नंबर 1 है कि कैंडिडेट्स टू इंश्योर द एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि एक तो नोटिस करने वाली बात है कि अब ऑल कैंडिडेट्स में मेल फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर भी इसमें इंक्लूडेड है। और ये बताना चाह रहा है कि आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं इनको कमीशन वेरीफाई करेगा। मान लीजिए कि ई एडमिशन सर्टिफिकेट आपको इशू हो गया, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जस्टिफाई हो गया। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, रिजर्वेशन क्लेम के, उन सबको वेरीफाई करके ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जस्टिफाई होगा। पॉइंट नंबर 2 में है हाउ टू अप्लाई। इसमें आप देखोगे कि पहले आपको OTR जनरेट करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप UPSC की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे इसका एक लिंक है। और अगर आपको OTR फिल करने में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, OTR पे नहीं जाऊँगा। ब्रीफ देता हूँ OTR का। वहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, जैसे आपका नाम, आपकी मम्मी और पापा जी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और ये सब आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से डालना पड़ेगा। फिर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी ये डालनी पड़ेगी। उसके बाद OTR के थ्रू एक परमानेंट ID जनरेट हो जाएगा। उस ID के थ्रू आप एंटर करोगे और फिर अपना ये फॉर्म भर पाओगे। याद ये रखना है आपको कि एक तो अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट के हिसाब से डालना है आपको। दूसरा, जो कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आप देते हो वो परमानेंट होनी चाहिए और एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि कमीशन उसके थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल, पॉइंट नंबर 2.1 याद रखें कि OTR प्रोफाइल में आपने जो एंट्री करी है वो सही हो। और मान लीजिए अगर गलती हो जाती है तो कमीशन सिर्फ एक बार आपको लाइफ टाइम में मौका देगा उसमें करेक्शन करने का। समझ रहे हैं? एक बार लाइफ टाइम में। तो आप जो भी गलती कर जाएंगे एक ही मौका मिलेगा, इसलिए OTR फिल करते समय आप एक्स्ट्रा अलर्ट रहें और गलती ना करें। और गलती करेंगे तो एक मौका मिलेगा आपको उसको मॉडिफाई करने का। ठीक है। पॉइंट 2.2 है मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन OTR प्रोफाइल, यानी कि आप 26 सितंबर को जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, आप फॉर्म भर देते हैं और मान लीजिए फॉर्म में आपसे कोई गलती हो जाती है तो कमीशन आपको एक हफ्ते का विंडो जनरेट करके देगा, 27 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक का। उसके बीच में आप फिर से अपना OTR के थ्रू लॉगिन करके फॉर्म में जाएंगे और जिस सेल की करस्पॉन्डिंग आपको करेक्शन करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये भी बोला है उन्होंने कि ये जो विंडो खुली है ये फॉर्म में करेक्शन के लिए है, OTR में करेक्शन के लिए नहीं है। ठीक है। अच्छा, चलिए अब आगे चलते हैं। पॉइंट 2.4 को पकड़ते हैं। 2.4 बोलता है कि आपका जो फ़ोटो ID है, जिसमें एक आपको फ़ोटो ID लगानी पड़ेगी, जिसमें आप आधार कार्ड को यूज़ कर सकते हो, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और कोई भी अदर फ़ोटो ID कार्ड जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया हो, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म, जैसा आप जानते हो 26 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। शाम को 6 बजने के पहले ये आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उसको ई एडमिशन सर्टिफिकेट इशू करेगा कमीशन। और साथ ही साथ तो आपको ये भी हिदायत दी गई है कि जो आपका ईमेल आईडी है और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी एक्टिवेटेड रहे, क्योंकि कमीशन यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ई एडमिशन सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी अप्रोच कर सकता है। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, आप जानते हो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है। ध्यान रखें जिस समय आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो गलत क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें, तुक्के ना मारें या कम से कम मारें। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 फैसिलिटेट्स। इसमें ऐसा है कि UPSC से अगर आपको किसी भी तरह का संपर्क स्थापित करना है, कोई जानकारी अगर आपको लेनी है, तो उसके लिए ये टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, वेबसाइट दी गई है। आप इस पे जाके या तो इन कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आप उनसे कॉन्टैक्ट स्थापित करें या फिर वेबसाइट के थ्रू अगर आपको कोई जानकारी उनसे लेनी है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से सुनिए, कि जो आपकी OMR शीट है उसमें एक तो एंट्री सही से करिएगा, क्योंकि अगर आप उसमें आपको रोल नंबर डालना है, जो बुकलेट का सीरियल नंबर मिला है वो डालना है, और अगर आपने गलती कर दी तो शीट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी।
साथ ही साथ जो आपकी OMR शीट के बबल्स हैं वो आपको ब्लैक बॉल पेन से भरना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ब्लैक बॉल पेन से आपको भरना है। किसी और कलर का पेन और पेंसिल वगैरह से आप उसको भरेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। मोबाइल फ़ोन आपको यूज़ नहीं करना है किसी भी तरह से, और ना तो ऑन करके रखें ना ऑफ़ करके रखें, अपने साथ ही ना रखें, उसको अपने बैग में रख के बाहर कहीं पर रख दें। नंबर 9 है ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। यानी कि क्वेश्चन पेपर होने के बाद अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन पेपर में कुछ गलतियां थी, आपको लगता है कमीशन ने कुछ गलत दिया है, तो आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। रिप्रेजेंटेशन के लिए 1 हफ्ते का टाइम कमीशन आपको देगा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। यानी उसके बाद सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका 18 फरवरी 2024 को होगा। और जो रिक्रूटमेंट्स होंगे वो इन 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और अप्रॉक्सीमेटली जो वैकेंसीज़ हैं वो 167 है, जैसा कि कमीशन ने नोटिफाई किया है। और इसमें ये आपको याद रखना है कि जो रिजर्वेशन क्लेम किया गया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है कैटेगरी, यानी जो वेरियस रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं उन सबको वेरीफाई करेगा कमीशन, और उसके हिसाब से उसको कंसीडर करेगा इन वैकेंसीज़ में। उसके बाद देखिए जो कैटेगरी इसमें है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये क्या है कि आपकी जो सिविल इंजीनियरिंग के अगर आप कैंडिडेट हैं और आप क्वालिफाई करते हैं तो ग्रुप ए में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, 6 ऑप्शंस मिलेंगे। 2 में आप देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। ये आपको वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे। अब इसमें ये पॉइंट ऐड कर जो आपको समझने वाला है कि एलिजिबिलिटी ऑफ ट्रांसजेंडर फॉर AEE सिविल एंड AEE इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इन बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज शैल बी एज पर डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट इन ड्यू कोर्स। यानी कि जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी है उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो कि यहाँ पे हाईलाइट की गई हैं, उनको देखना होगा। आगे चलते हैं। अब इसमें आगे है कि जो रिक्रूटमेंट ऑफ सर्विसेज पोस्ट मेंशन्ड अबव विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब्ड इन अपेंडिक्स 1। इसको अभी डिस्कस करेंगे अपेंडिक्स 1 को। और ये जो पॉइंट है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स आर द कैंडिडेट्स admitted to the examination under age relaxation wide rule 5B. Such candidates may give their preferences for the services post in other ministries also. इस पॉइंट को जो नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन अंडर द प्रोविजो टू पैरा 3 सब क्लॉज 3 विल बी कंसिडर्ड only for the post mentioned in the said proviso and their preferences other services of post ignored. इसको मैं अभी सब्सिक्वेंटली आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दोनों पॉइंट। कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड टू वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद देयर मेरिट। मतलब जो आपकी रैंक आएगी, रैंक के हिसाब से आपको जो डिपार्टमेंट से वो अलॉट होंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये आपके 2B में सेंटर आपके दिए गए हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए, इनको आप देख लीजिए और अपनी सुविधा के हिसाब से जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पड़े आप वो सेंटर इसमें अप्लाई करिए। प्रीलिम्स के लिए सेंटर है और ये मेंस के लिए सेंटर्स हैं, इनको आप देख लें और आप थोड़ा फीडबैक भी ले लें कि अगर मान लीजिए ये आपका होम टाउन नहीं है, आपको वहाँ जाके एग्ज़ाम देना है, तो आप देख लीजिएगा कि जिस जगह पे आपका जो आप सेंटर दे रहे हैं वहाँ पे रुकने की और खाने पीने की व्यवस्था ठीक से हो, जिससे कि आपको अगर रुकने की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पे स्टे कर सकें एग्ज़ाम देने के लिए। और सेंटर के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि आपकी जो सेंटर्स हैं ये अनलिमिटेड नहीं है, यानी कि आपके चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर ये हैं जहाँ पे कि कितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारे जो सेंटर्स इन्होंने मेंशन किए हैं इनमें सीलिंग लिमिट है, यानी कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। लिमिटेड सेंटर्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप फॉर्म जल्दी फिल करें जिससे कि आपको आपकी चॉइस का सेंटर मिल सके। अदरवाइज़ अगर उस पर्टिकुलर सेंटर के अगेंस्ट में जितनी अवेलेबिलिटी है सेंटर्स और सीट्स की, अगर वो फिल हो जाएगी तो फिर आपको आपका डिज़ायर्ड सेंटर नहीं मिलेगा। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो इम्पॉर्टेंट है, कैंडिडेट शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, टिबेटन रिफ्यूजी भी हो सकता है अगर वो 1 जनवरी 1962 के पहले इंडिया में आया हो, और
a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African country जिसमें कीनिया, उगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे एंड इथोपिया, और फ्रॉम वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंडिया से माइग्रेट हुए थे, इन कंट्रीज़ में गए थे, जिसमें पाकिस्तान से लेके ये इथोपिया तक मैंने अभी रीड आउट किया, इनमें जाते हैं, लेकिन वो वापस इंडिया में आ जाते हैं विद द परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया, वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, उनकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जस्टिफाइड रहेगी। जहाँ तक एज क्राइटेरिया की बात है तो एज क्राइटेरिया 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2024 को। यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है वो 2 जनवरी 1994 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से समझने की कोशिश करिए। जो पॉइंट भी है, द अपर एज लिमिट ऑफ 30 years will be relaxable up to 35 years in the case of government servant of the following categories: if they are employed in a department or office under the control of any of the authorities mentioned in column 1। column 1 का मतलब है, ये column 1 है जो इन मिनिस्ट्रीज़ की ये बात कर रहे हैं। तो एंड अप्लाई फॉर द एडमिशन टू द एग्जामिनेशन फॉर ऑल और एनी ऑफ द सर्विसेज पोस्ट मेंशन इन द कॉलम 2। इसमें पॉइंट ये है कि जो 30 साल की लिमिट लगाई गई है, ये 5 साल और रिलैक्स हो सकती है अगर कैंडिडेट ऑलरेडी इन मिनिस्ट्रीज़ में जॉब कर रहा है। जो कॉलम ए में मेंशन्ड है, अगर इनमें जॉब कर रहा है तो उसे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर वो इन मिनिस्ट्रीज़ में एस्पायर कर रहा है, यानी यहाँ पे जॉब कर रहा है और इनमें से किसी एक के लिए अप्लाई करता है या सभी के लिए अप्लाई कर सकता है जो कॉलम 2 में मेंशन्ड है, तो उसको 5 साल के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि कैंडिडेट हु होल्ड्स सब्सटेंटिवली अ परमानेंट पोस्ट इन द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और कंसर्न ऑफिस कंसर्न, दिस रिलैक्सेशन विल नॉट बी एडमिसिबल टू अ प्रोबेशनर appointed against a permanent post in the department office during the period of his this relaxation will be admissible to a probationer so appointed if he or she retains a lien on the permanent post in a department office under a control of any of the authorities mentioned in the column 1। इसको समझते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट किसी परमानेंट पोस्ट पे है किसी डिपार्टमेंट में, तो और अगर वो प्रोबेशन में है तब उसको ये एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है और वहाँ उसकी पोस्ट परमानेंट होती है, तो ड्यूरिंग प्रोबेशन उसको ये 5 साल का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो कैंडिडेट इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करता है जो कॉलम 1 में है और अपनी लियन यहाँ पे रिटेन करता है, तो उसे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो ये है कि अगर कोई कैंडिडेट टेम्परेरी पोस्ट पे सर्विस कर रहा है लेकिन रेगुलर 3 साल उसने कंप्लीट किए हैं 1 जनवरी 2024 तक, तो उसको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये 3 कैटेगरी हैं जिसमें कि ऑलरेडी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयड है तो गवर्नमेंट उसको 5 साल का रिलैक्सेशन देगा। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अबव विल बी फर्दर रिलैक्सेबल फॉर मैक्सिमम 5 years for SC/ST category, maximum 3 years for other backward caste for OBC, and up to maximum 3 years in case of defense services personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or disturbed area related to a consequence thereof। यानी डिफेंस सर्विसेज पर्सनल को भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर उनको में कोई डिसेबिलिटी हो जाती है और ड्यूरिंग किसी तरह का कोई वॉर कंडीशन होती है या अपने कंट्री के इंटरनली किसी हॉस्टिलिटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं और डिसेबल हो जाते हैं, तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है एक्स सर्विसमैन जिसमें ECOs हैं, SSCOs हैं, who have rendered at least 5 year military services 1 जनवरी 2024 and have been released on completion of assignment। इनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। up to maximum of 5 years in the case of ECOs and SSCOs who have completed an initial period of assignment for 5 years of military services on 1 जनवरी 2024। उसके बाद जो रिलैक्सेशंस है जो वेरियस
बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए है। तो अगर आप चाहेंगे तो इसके लिए मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी हम इसको गो थ्रू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप समझ लें। जो SC ST और OBC और EWS के लिए है, ये पैरा आपको ज़रूर समझना चाहिए। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर SC ST OBC EWS PWBD एंड एक्स सर्विसमैन। जिस कैटेगरी में अपना रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी जस्टिफाइड होना चाहिए। आप जो डॉक्यूमेंट्स आपने अप्लाई किए हैं वो सब जेन्युइन और वैलिड होना चाहिए। सर्टिफिकेट भी आपका वैलिड होना चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट। और जो ESE 2024 में जो कैंडिडेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट एज़ पर नॉर्म बना होना चाहिए, जिसमें जो फाइनेंशियल ईयर इनकम का क्राइटेरिया है 2022-23 का वो जस्टिफाइड हो। साथ ही साथ ये सर्टिफिकेट EWS का 1/4/2023 के बाद का बना हुआ हो और 26 सितंबर 2023 के पहले का बना हुआ हो। और ये ऐसा क्यों इन्होंने बोला है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। मैं आई बटन दूंगा, आप देख सकते हैं कि क्यों ये क्राइटेरिया कमीशन बोल रहा है कि 1/4/23 के बाद, यानी क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग होती है और आपको जो सर्टिफिकेट बनवाना है वो करंट फाइनेंशियल ईयर में बनवाना है, इसलिए 1/4/23 के बाद का होना चाहिए और 26 सितंबर 23 के पहले का होना चाहिए, क्योंकि 26 सितंबर आपकी कट ऑफ डेट है। पहले अगर आप रिजर्वेशन को क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसलिए 26 सितंबर लिखा हुआ है कि उसके पहले का बना होना चाहिए। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है वीडियो में, आपको मैं लिंक दूंगा, आप देख सकते हैं, आपको क्लैरिटी होगी। उसके बाद के जो नोट्स हैं इन पे आप ध्यान दें। इसमें यही कमीशन बोलना चाह रहा है कि आपने जो भी सर्टिफिकेट अप्लाई किए हैं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए, उससे टैली करना चाहिए। ये जो पॉइंट है इसमें आप ध्यान दें कि जब भी आपको कमीशन के साथ कभी भी कांटेक्ट करना है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन हमेशा अपने बारे में मेंशन करनी पड़ेगी, यानी आपको अपने आप को पहले रिप्रेजेंट करना होगा। तो क्या क्या देना पड़ेगा? नेम एंड द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन ID जो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू जनरेट करेंगे, रोल नंबर जो आपको मिला है, नेम ऑफ द कैंडिडेट वैसा ही जैसा आपने अपने फॉर्म में फिल किया था, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस वही जो आपने मेंशन किया था, और वैलिड एंड एक्टिव ईमेल ID। तो जब भी आपको कमीशन के साथ अप्रोच करना हो, कांटेक्ट करना हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये कैंडिडेट्स जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए फ्रॉम द मेंशन्ड इंस्टीट्यूट्स। ये जो वेरियस कंडीशंस हैं इसको आप एक बार गो थ्रू कर लें। ये वेरियस इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जहाँ से कि आपके पास कैंडिडेट्स उनके पास ये डिग्री होना चाहिए टू जस्टिफाई देयर एलिजिबिलिटी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने की बात है कि ईयर का एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया लेकिन अभी उनकी डिग्री उन्हें नहीं मिली है, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका क्वालिफिकेशन जस्टिफाई नहीं होगा, एलिजिबिलिटी जस्टिफाई नहीं होगी तब तक जब तक कि उनको डिग्री नहीं मिल जाती। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी अगर उनको डिग्री नहीं मिली है, आपकी कट ऑफ डेट मान लो 26 सितंबर है, तो आप अप्लाई कर दें, लेकिन जब आपका मेंस का रिज़ल्ट आएगा उस समय आपके पास आपकी डिग्री होना चाहिए। तो अगर इस तरह की कंडीशन है कि अभी डिग्री नहीं है आपके पास लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं कि बाय द टाइम यू गेट द मेंस रिजल्ट कैन हैव द डिग्रीज, तो यू कैन अप्लाई इन दैट। उसके बाद ये मेडिकल एग्जामिनेशन का पॉइंट है कि कैंडिडेट्स को फाइनल रिकमेंडेशन के पहले अपना मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा। मेडिकल टेस्ट में उनका सारे स्टैंडर्ड्स चेक किए जाएंगे। उसके बाद फ़ीस के पॉइंट को समझ लीजिए कि फ़ीस के पॉइंट में ऐसा है कि 200 रुपीज़ फ़ीस आपको सबमिट करनी है इसके लिए, लेकिन इसमें जो ऑप्शंस हैं, एक तो है कि आप इसको ऑनलाइन जमा कर दें, ठीक है, अपने वीज़ा और मास्टर कार्ड जो वेरियस टाइप्स के कार्ड्स हैं उसके थ्रू आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर एक ऑप्शन होता है कि अगर आप कैश के थ्रू करना चाहते हैं तो इसको समझिए कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उस समय पे बाई कैश का ऑप्शन आएगा। आप पे बाई कैश के ऑप्शन को ऑप्ट करें, उसके करस्पॉन्डिंग एक आपको स्लिप जनरेट होगी, उस स्लिप को आप लेके जाएंगे और SBI में आप वो पैसे जमा कर देंगे उस स्लिप के बेसिस पे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ये काम नहीं कर पाते हैं, आपकी जो ड्यू डेट है 26 सितंबर आपकी लास्ट डेट है, और 26 सितंबर तक अगर आप जमा नहीं कर पाते हैं SBI में ये पे बाई कैश के अगेंस्ट में, तो फिर आपको ऑनलाइन ही जमा करना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं है।
तो बेहतर ये है कि पे बाय कैश का जो ऑप्शन आपने ऑप्ट किया है, आप 26 सितंबर के पहले पहले बैंक में जाके पैसा जमा कर दें, और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको अल्टीमेटली ऑनलाइन ही जमा करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बना के आपकी क्वेरी को क्लैरिफाई करूँगा। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक वेरी वेरी गुड केयर योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।